गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। हमने लास्ट वीडियो उत्तराखंड की जो भी एग्ज़ाम हुआ था सिविल जज का, उसका हमने जीके पार्ट फर्स्ट पार्ट कवर करवा लिया था और अब हम पार्ट 2 जो है लॉ विधि का भाग 2 है, इसको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं प्रकट करने से संरक्षित करती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आप आंसर बताते चलिए और कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग कोई गलती हो जाती है तो आप माफ़ करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर हो जाती है और टेक्निकली मिस्टेक भी हो जाती है। और वैसे हमने बहुत सावधानी बरती है इस वीडियो को बनाने में, और कोई मिस्टेक हो जाती है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, माफ़ी लायक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। और कानून की भूल क्षमा योग्य नहीं होती है, लेकिन तथ्य की भूल क्षमा योग्य होती है, तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो इसमें जो है विवाहिक स्थिति के दौरान में की गई संशोधनाएं प्रकट करने से सुरक्षित करती है, इसका सेक्शन कौन सा है आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 122। स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिया हुआ है ना, 121 से 129 तक स्पेशल प्रिविलेज दिया है एविडेंस एक्ट में, वो सुरक्षित है। तो उसमें 122 सेक्शन है। फिर सेक्शन मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, किस पर होगा? बताइए किस पर होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से आप इसका आंसर बता दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करवाने हैं। हाँ, तो स्वयं पर ही होगा, मतलब जो कहता है ना, जो कहता है कि भाई हाँ मेरे पास टिकट था, अगर वो कह रहा है कि मेरे पास टिकट है तो फिर वो साबित भी वो खुद ही करेगा है, तो ए स्वयं पर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जाता है? जो ये स्पेशल ये हाँ ये था, मतलब 106 सेक्शन से आया, विशेष ज्ञात तथ्य का सेक्शन है ये। स्पेशल जिसको नॉलेज है, जिसके नॉलेज में है स्पेशली, वही साबित करेगा। उसके बाद जो बिना टिकट यात्रा का आरोप था जिस पे, उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी साक्ष्य नहीं माना जाता है। तो जो मौखिक साक्ष्य है ये एविडेंस आता है, प्राथमिक भी आता है, विशेषज्ञ साक्ष्य भी आता है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आती है। तो इसमें जो अनुसूचित साक्ष्य, इसको साक्ष्य नहीं माना जाता है जनरली। तो इसके कुछ अपवाद हैं, उसमें माना जाता है अपवाद के तौर पे, बाकी तो ये जनरली वैसे नहीं माना जाता है। 54 है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है संस्वीकृति से संबंधित है। ओके, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का जो वाद है ये संस्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थित संबंधित है? मतलब डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इजी है, तो कटअप तो बहुत हाई जाने वाला है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 प्लिया एली बी का जो डॉक्ट्रिन है वो अन्यत्र उपस्थिति, ये
11 सेक्शन 11 से लिया गया है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें जोड़ी मिलाना है, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पक्षद्रोही साक्षी, धारा 154 सही है। और साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप धारा 155 ये भी राइट है। सी ऑप्शन है वृत्तिक संसूचनाएं, धारा 124 में वृत्तिक संसूचनाएं नहीं है, तो यही गलत है आंसर, और यही हमारा आंसर है। मतलब ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर है। तो ये गलत है क्योंकि 120 वृत्तिक संसूचनाएं 126 में, 124 में तो शासकीय संसूचनाएं है। स्मृति को ताज़ी करना ये भी राइट है, मतलब सारे ऑप्शन सही है, बस सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कहाँ पर होता है उसके बारे में है, तो सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू होता है, शपथ पत्र और माध्य स्तंभ पर नहीं होता है। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा, तो उसको मौखिक ही समझा जाएगा, लिखित नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 119 से लिया गया, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 119 है, उसमें दिया मुख्य साक्षी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध अभी निर्धारित किया गया? संवैधानिक रूप से वैध निर्धारित किया गया था, कौन सा है ये? तो देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसका राइट आंसर ये है। नाथू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी था, लेकिन उसका अलग है वो, मतलब राइट आंसर यही होगा, देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 60 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की अवधारणा किस धारा में प्रावधानी थे? तो इसका राइट आंसर है 114, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 114 ए जो है ये है। इसमें मतलब सहमति नहीं है, महिला ने सहमति, मतलब ये उदाहरण है कि महिला ने सहमति नहीं दी है, तो कोर्ट यही मानकर चलेगा कि महिला ने सहमति नहीं दी है। 114 ए इसका जो केस लॉ था, इसमें तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मथुरा केस के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ये वाला सेक्शन उस केस से लाया गया, उपधारणा कॉन्सेप्ट आया। और सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? तो ये सूचक प्रश्न जो है प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सूचक प्रश्न वाला 141 से 143 तक दिया हुआ है, तो इसमें 143 सेक्शन से लिया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, रंजित शाह वर्सेस, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। रणजीत शाह बनाम श्रीमती सोमा शाह अन्य AIR 2016 NOC 268 कलकत्ता वाद का संबंध है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, और नहीं तो फिर मैं बाद में बता दूंगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारण होते समय एक पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। इस वाद में क्या बी का परीक्षण हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। बी की परीक्षा की जा सकेगी, क्या घटित हुआ था। तो ये जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, अ, हाँ 121 सेक्शन जो है, मतलब ये जो मजिस्ट्रेट की बातें, सेशन मजिस्ट्रेट की बातें जैसे, तो ये बी की परीक्षा की जा सकेगी, क्या घटित, वैसे सुरक्षित है 121 भी पर्सनली, मतलब लेकिन अगर उनको क्या घटित हुआ है, ये इसकी परीक्षा की जा सकेगी कि उन्होंने देखा क्या, उनके सामने क्या हुआ, हत्या हुई तो जो घटना हुई उसके बारे में क्या घटित हुआ, ये परीक्षा की जा सकती है। तो ये 121 सेक्शन से लिया गया है एविडेंस एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एक मुवक्किल है अटर्नी बी से कहता है मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतीक्षा करें, क्या यह प्रतीक संसूचना से अंतर्गत संरक्षित है। तो इसका जो आंसर है प्रकटन से सुरक्षित है, 126 से लिया गया 126 से प्रतीक संसूचनाओं से, तो ये सुरक्षित है। उसके बाद आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने से संबंधित है जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उस पर कब्जा पेश करने से इनकार कर सकता था। तो इसका जो राइट आंसर है 131, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 131। क्वेश्चन नंबर 66 है किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट है कोई विशिष्ट साक्ष्यों की संख्या अपेक्षित नहीं है, क्योंकि साक्ष्यों को तोला जाता है, साक्ष्य को तोला जाता है, गिना नहीं जाता है। मतलब उसके साक्ष्य में, उसके गवाह में कितना भार है, मतलब वो कितना महत्व रखता है, ये देखा जाएगा। कितनी सच्चाई है ये नहीं देखा जाएगा, मतलब संख्या नहीं देखी जाती है कि कितनी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 67, तो ये 134 से लिया गया, सेक्शन 134 से, सेक्शन 134 से लिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 165। 165 में जो है पावर है प्रश्न करने पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है, लेकिन इस पे शर्त यह है कि मतलब रिलीवेंस होना चाहिए, मतलब उनका कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जज साहब और कुछ भी पेश करने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन वो रिलीवेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है अंतर्गत। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में तो अपराधों ऑफेंस का क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका प्रथम अनुसूची में दिया गया, फर्स्ट शेड्यूल में, और सेकंड में फॉर्म्स दिए गए हैं, कैसे क्या फॉर्म्स होंगे। 69 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि में कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं यदि अपराध दंडनीय है। तो इसमें मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास से, ये सभी ऑप्शन सही होंगे इसमें। अगर इनसे कम वाले होंगे, 10 साल से कम वाले ऑफेंस है, तो फिर उसमें 6 मंथ का है, मतलब सॉरी 60 दिनों के लिए। लेकिन ये मृत्युदंड है, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष से अन्यून अवधि कारावास से, तो ये ऑल ऑप्शन सही होंगे, ये सभी होंगे। और क्वेश्चन नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 का संबंध है, तो कौन साक्ष्य दे सकेंगे, इससे संबंध है इसका ना, साक्ष्य कौन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 है क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी ब्रश लेने में एक तो टाइम लगता है बार बार।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भावभंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है? तो साक्षी की भावभंगिमा के बारे में बात करते हैं 280, है ना, सेक्शन 280 बात करता है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर हेल्पफुल लगता है ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे अच्छा लगता है आपकी लाइक करने से। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, मतलब टेक्निकली भी, और एज ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य गलती करता ही है, तो आप माफ़ को ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, अपने कितने नंबर आपको आ रहे हैं, आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं या नहीं। आगे की मेंस की प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी हम हमारे यूट्यूब चैनल पर ही करवाएंगे। हम लाइव क्लासेस भी लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम आपको मेंस की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चलती है, आप चाहे तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 280 में साक्षी की भावभंगी के बारे में मजिस्ट्रेट टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है। और 72 क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो इनहेरेंट पावर्स का यूज है 482 में सीआरपीसी में, सिर्फ हाई कोर्ट की बात करता है, केवल हाई कोर्ट के द्वारा। क्योंकि सीपीसी में जो इनहेरेंट पावर दी गई है 151 में, वो तो सभी कोर्ट पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये जो सीआरपीसी का है ये सिर्फ हाई कोर्ट में एप्लीकेबल होता है 482 का। 73 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती? तो नॉट विशेट तो कौन सी नहीं करती है? तो जो परेशानी कायम करने की प्रतिभूति की मांग कर लेगा भरण पोषण, ये भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है। सिर्फ ये परेशानी कायम करने के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेशन कोर्ट और यही दे सकते हैं। और फिर इसमें जो सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्ण आबादी व्यक्ति को उन्मोचित करना, ये भी कर सकते हैं। तो ये दूषित करती, मतलब ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जो जिसको एम्पावर्ड किया गया वही कर सकते हैं, जो जिसको अधिकारिता है, जिसको मतलब पावर है जिसके पास, वही कर सकता है। और बिना अधिकारिता के, बिना एम्पावर्ड किए कोई मजिस्ट्रेट करता है तो वो दूषित कर देता है। तो नहीं करता है पूछा है ना, तो हमको राइट आंसर लगाया 94 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करना, तो ये कर देता है, तो ये दूषित नहीं करता है, 94 आएगा इसमें। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है? तो ये जो मामला कमिट करने की बात है सेशन कोर्ट को, तो ये इसका राइट आंसर है 209 से 323, 209 एंड 323। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या अर्थ है? तो यही 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य का अभिलिखित करना, यही पुलिस डायरी का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अविवाद सौदेबाजी से संबंधित अध्याय
ये 21 वर्ष में अंतर स्थापित किया गया है। तो ये जो रोमन भी हमको आनी चाहिए, है ना। रोमन अगर आती है तो उसमें इस तरह के ऑप्शन आते हैं, इस तरह की लिखा हुआ आता है, तो वो उसमें आप गलती नहीं करेंगे। तो 21 वर्ष स्थापित किया गया, तो वैसे तो 2005 में स्थापित किया गया था, लेकिन लागू तो 2006 से हुआ, तो 2006 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि की सीमा के भीतर जांच पूरी कर लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए। वैसे तो इसका राइट आंसर 2 मंथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा समेत जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने का दायित्व विहित करती है। तो ये वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स एंड जो मजिस्ट्रेट को पुलिस जनता द्वारा सहायता की जाती है। पुलिस और मजिस्ट्रेट को जनता द्वारा सहायता जो की जाती है उसके बारे में चैप्टर 4 में दिया गया है ना। 3 में तो कोर्ट की पावर है, फिर 4 में ये पुलिस की पावर आ गई, मतलब ये वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स की और जनता के द्वारा इतना जो दी जाती है उसके बारे में 4 में आ गया है। और 4 में 36 से 40 तक दिया हुआ है, तो 39 इसका राइट ऑप्शन है। पब्लिक के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, वह 39 है। कुछ ऑफेंस की सूचना पुलिस को देने का दायित्व जनता का दायित्व विहित करती है सेक्शन 39। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट किसको भेजेगा। तो ये आ गया अब नेक्स्ट चैप्टर, ये 4 का आ गया। नेक्स्ट चैप्टर आ गया अरेस्ट वाला जो चैप्टर है ना, अरेस्ट पर्सन को अरेस्ट करने वाला चैप्टर 5 पे वहाँ से लिया गया है ये 41 to 60A तक। तो ये 58 का इसमें रिपोर्ट किसको भेजेगा, गिरफ्तार करेंगे व्यक्तियों को, तो गिरफ्तारी की व्यक्तियों की रिपोर्ट किसको भेजेगा, पुलिस। तो ये ऑप्शन नंबर है, जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उसमें मतलब वैसे डीएम भी दिया हुआ है, मतलब डीएम एसडीएम भी दिया हुआ है उसमें, तो ये जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारणा के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। इतने में कलर सिलेक्ट करती हूँ, कलर बार बार करना पड़ता है सिलेक्ट। इसका राइट आंसर है सेक्शन 344। ये जो चैप्टर 26 है, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में, उसमें चैप्टर 26 का जो सेक्शंस का रेंज दिया है 340 से 352 तक। तो अगर आपको रेंज पता है तो फिर आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 344 इसका राइट आंसर है, मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारणा के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 81 है, दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़ित शब्द परिभाषित है। तो पीड़ित शब्द परिभाषित है, तो ये पहले मतलब 2008 से पहले इसमें सीआरपीसी में नहीं था, तो 2008 में इसको जोड़ा गया है। WA राइट आंसर इसका बी है, WA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, दंड प्रक्रिया संहिता दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत व्यक्ति की जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है। तो इसका राइट आंसर है 330 ना, विचारण के लंबित रहने तक विकृत व्यक्ति की जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
330 330 इसका राइट आंसर है। मतलब ये चैप्टर 25 से लिया गया विकृत व्यक्तियों के बारे में। 328 से 339 इसका रेंज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बताती है कि सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है? तो अपील की सुनवाई कैसे होती है, इसका जो सेक्शन है वो 381 है, 381 है। ठीक है, सेशन कोड की अपील की जो सुनवाई होती है वो कैसे होती है उसके बारे में 381 में बताया गया है। जो चैप्टर 29 अपील का जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है 372 से 394 तक इसकी रेंज दी गई है। तो आपको अगर रेंज पता है तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो दो ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो 380 तो स्पेशल वो अपील की अर्जी की बात करता है ना, और ये 300 और 307 ये तो चैप्टर 24 में आता है, 24 में है ना, जिसमें इंक्वायरी एंड ट्रायल्स में साधारण उपबंध एविडेंस के साक्ष्य के बारे में साधारण उपबंध की बात जो की गई है, जिसमें ये 300 है डबल जीओ पार्टी वाला है ना, दोहरे दंड से भी रक्षा की है। 307 में समाधान वाली बात है उसमें, तो वो वाला है इसमें। और तो इसका राइट आंसर 381 है। उसके बाद सेक्शन मतलब क्वेश्चन 84 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने अवधि के लिए प्रतिपूर्ति देने का आदेश दिया जा सकता है? तो स्टार्टिंग का सेक्शन मतलब इस चैप्टर 8 से लिया गया है, परिशांति और व्यवस्था बनाए रखने वाली बात जो है उसमें चैप्टर 8 में दी गई है। तो हम मतलब सब सेक्शन याद करने के ट्रिक्स वगैरह सब बता दें, कैसे चैप्टर याद करना है, कैसे सेक्शन याद करना है, कौन से सेक्शन का लिंक कहाँ से कनेक्ट होता है, मेन से कि नोट्स प्रिपेयर करवाना सब कुछ हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे करवाते हैं। हमारी क्लास में सब कुछ अवेलेबल होता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम सब कुछ ट्रिक्स वगैरह बताते हैं कैसे याद करना है। तो आप हमारी क्लासेस चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें जो है ना स्टार्टिंग की सेक्शन है 106 से 124 तक इसका सेक्शंस का रेंज दिया गया है। तो इसमें जो ये बॉन्ड भरने वाली बात है, तो ये बॉन्ड भरने वाली 100 मतलब जो स्टार्टिंग का 106 है, 106 से जो लास्ट 110 है, 110 और 106 दोनों में तो 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है। तो पहला वाला 106 में तो सेशन कोर्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल का बॉन्ड भरवाता है, और 110 पे जो अभ्यासिक अपराधियों के बारे में बताया गया है, तो 110 का जो बॉन्ड भरवाते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरवाते हैं 3 साल का बॉन्ड। बाकी भी सब में 1-1 साल का है ना, तो सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करवाते हैं। तो 1 साल का इसका राइट आंसर 1 साल है, ऑप्शन नंबर सी 1 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के बार बार कलर सिलेक्ट करने पड़ते क्या? कौन सी धारा अपील के संक्षिप्त खारिज करने से संबंधित है ना? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के संक्षिप्त खारिज करने से संबंधित? तो अपील संक्षिप्त खारिज कहाँ होती है? तो अगर आपको ये फिर अपील से आ गया 29 चैप्टर से, तो अगर आपको अपील की रेंज पता है कि अपील कहाँ से कहाँ तक अपील का प्रावधान दिया गया है, प्रोविजंस, तो 372 से 394 तक अपील का प्रोविजन दिया गया है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 320 तो होगा ही नहीं, 320 तो उधर आ गया, अपराधों का शमन वाली बात करता है। और फिर उसके बाद आता है 384 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो 384 इसका राइट आंसर है। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपीली न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है? अब अपील न्यायालय की शक्ति, अपील में से ही मतलब कितने क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो आ ही गए हैं। तो अपील न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कौन सी सेक्शन है? तो अपील न्यायालय की शक्ति से संबंधित जो सेक्शन है वो है सेक्शन 386 386 अपील न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है।
तो 300 में तो फिर वही अपील वाली बात है कि अगर आपको अगर सेक्शंस का रेंज पता है और कौन से चैप्टर में है तो आप आराम से कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 300 वाला फिर से इसमें दे दिया, 395 दे दिया, 290 दे दिया, तो 290 का रेंज इसमें आ ही नहीं रहा है, 300 का भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 290 का तो एविडेंस इंक्वायरी ट्रायल्स वाली बात करता है, उसमें एविडेंस लिया जाता है इंक्वायरी ट्रायल्स में 290 में, तो चैप्टर 23 में। और ये 300 से तो 327 तक का जो रेंज दिया है वो 24 चैप्टर में दिया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया बी 386। उसके बाद 86-7 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं? तो कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं, बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है सभी। ठीक है, ये सभी, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं दिया गया है? तो निर्देश दिया गया है चैप्टर 30 में, है ना, निर्देश दिया गया, पुनरीक्षण भी दिया गया है चैप्टर 30 में, और अपील भी दी गई है 29 चैप्टर में। पुनरीक्षण और निर्देश दोनों एक ही चैप्टर में दिए गए हैं 30 में। तो पुनर्विलोकन जो है ये सीपीसी में होता है, ये सीआरपीसी में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे संबंधित प्रावधान, ये तो हो गया। 89 क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 संबंधित है। तो ये ट्रांसफर करने वाली बात है, मामलों को ट्रांसफर करने का जो रेंज है वो भी दिया गया है 406 से 412 तक, है ना। 31 चैप्टर है, 31 चैप्टर, चैप्टर 31 में 406 से 412 इसमें सेक्शंस का रेंज दिया गया है। तो 406 से शुरुआत होती है, सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, तो 406 में सुप्रीम कोर्ट, 407 में हाई कोर्ट और 408 में सेशन कोर्ट हो गया, है ना। 406 तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, 407 ये हो गया हाई कोर्ट और 408 सेशन कोर्ट। आपका राइट आंसर इसका है 407 में किसका दिया गया है? तो 407 में मामलों और अपील को अंतरित करने की हाई कोर्ट की पावर दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हाई कोर्ट को पावर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 आता है दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है अंतर्गत। तो सरकारी वैज्ञानिकों की विशेषज्ञों की रिपोर्ट जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 293 इसका राइट आंसर है, 293 में दी गई है। जो चैप्टर 23 में दिया गया इंक्वायरी ट्रायल्स में एविडेंस जो ली जाती है उसके बारे में 272 से 299 तक, 272 से 299 तक। तो अगर आपको ये रेंज पता है तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति पर एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो कि 12 मास की अवधि में किए गए, चाहे वह एक ही व्यक्ति के बारे में हुए ना, इनमें से कितने अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जाएगा, विचारण किया जा सकता है। तो ये चैप्टर 17 से चार्ज वाले चैप्टर से लिया गया है, 17 से 211 से 224 का रेंज है इसका। इसमें सेक्शन जो है 219 से लिया गया है। इसमें 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना। तो ये 3 अपराधों का एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 92। ए ने बी के दांत तोड़ दिए, ए ने अपराध किया, कौन सा ऑफेंस किया है? ए ने बी के दांत तोड़ दिए, तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? घोर उपहति का, उपहति का, आपराधिक मानववध का, उपहति का प्रयत्न। तो 2 दांत तोड़े चाहे 1 दांत तोड़े, तो ये सेक्शन 320 में ही आएगा, घोर उपहति में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट इसका आंसर है ना। मतलब दांत टूट गया है ना उसका, स्थायी रूप से हास हो गया है, उसके दांत का हट गया है। तो जो उसका 7 नंबर का दिया है ना दांत तोड़ने वाली बात 320 में 7 नंबर का पॉइंट ये उसमें दिया हुआ है।
है ना, 299 से 377 तक जो क्वेश्चन नंबर 93 है, धन प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है। तो मजिस्ट्रेट, चलिए आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई मजिस्ट्रेट तो 2 महीने का आदेश देता है, तो यहाँ 2 महीने का तो ऑप्शन दिया नहीं, तो आपको मतलब कन्फ्यूज हो गए कि 2 महीना था या 3 था, हमने 3 पढ़ा था या 2 माह पढ़ा था। तो क्या आंसर आपने लगाया होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है वैसे, क्योंकि उसमें जो मजिस्ट्रेट आदेश देता है वो तो 2 महीने का होता है, लेकिन इसमें जो उस मजिस्ट्रेट के आदेश को भी एक्सटेंड किया जाता है सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, अगर उनको प्रोवाइडेड इसमें दिया हुआ है ना, उसमें मतलब परंतु दिया हुआ है 144 का, उसमें बताया गया है कि 6 माह की अवधि के लिए और बढ़ा सकता है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि जनता के स्वास्थ्य और उसके लिए आवश्यकता है, मतलब सुरक्षा के लिए, तो फिर वो आगे बढ़ा सकता है। गड़बड़ हो गई मैं। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, तो इसका चैप्टर ए में दी गई है, 5A में, चैप्टर 5A में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय गृह अतिचार में मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, सेक्शन 103 से लिया गया है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 96। अब आता है वो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का पूछा था, अब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का पूछ रहे हैं। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, दोनों एक ही चैप्टर में से 2 सेक्शन पूछ लिए, मतलब प्राइवेट डिफेंस में से ही पूछ लिया, प्रॉपर्टी का पूछ लिया और बॉडी का भी पूछ लिया है, तो कब नहीं हो सकता और कब हो सकता है ये पूछ लिया है। तो 96 से तो पूछ रहा है कि कब शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है, ये विस्तारित हो जाने की बात करता है और शरीर की बात करता है, तो सेक्शन 100 से लिया गया है। तो ये सारे ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है, इन्हें अपराध किया है, कौन सा अपराध किया है, कौन सा अपराध किया है भाई बताइए। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, सेक्शन चैप्टर 6 से लिया गया है ये ना, सेक्शन 121 से। और इसमें जो पनिशमेंट होता है वो मृत्यु, आजीवन एंड फाइन की बात करता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है। तो अपराध करने में अक्षम तो 82, डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स की बात करता है, अपराध करने में अक्षम है 82। क्वेश्चन नंबर 99 है, बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता की धारा में दंडनीय है, कौन सी सेक्शन में, तो 228A में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमको जोड़ी बनानी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये ना ब्रश भी बार बार लेके आना पड़ता है, तो कौन सा नहीं है, उद्दापन, तो उद्दापन तो 83 से 89 तक इसका रेंज आता है, तो ये तो सही है, उद्दापन तो सही है। डकैती, डकैती भी सही है। और लूट, लूट जो है भाई ये गड़बड़ मामला है, क्योंकि लूट 389 में नहीं है, क्योंकि 389 में तो उद्दापन ही चलता है,
और चोरी भी सही है, वैसे 378 में परिभाषित किया गया है। अब लूट जो है 390 में होती है, 389 गलत है। तो ये वाला हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला एक जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है? हमने मतलब कल ही इस पे क्लास लाए थे, लाइव क्लास थी, उसमें हमने ये बताया था साधारण अपराध, और बाकी की क्लास रह गई थी, मतलब कुछ सेक्शन आदि रह गई थी, इसमें कुछ सेक्शन हमने करवा दी थी। 381 तक हो गया था, आगे की जो सेक्शन रह गई थी उसमें हम आज लेकर के आएंगे उस पर लाइव क्लास शाम को 8:30 बजे। तो इसमें जो जल्लाद है ना, फांसी देने वाला जल्लाद, ये भी मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है। 78 और 77 मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट 79 में है, और 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताया गया, और 77 एंड 78 में मिस्टेक ऑफ ला बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लास्ट मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। 78 जल्लाद को आपराधिक दायित्व से मुक्ति देने वाली बात करता है। 102 ये एक कुत्ते को जेठ की सहमति के बिना जेठ के परेशान करने के आशय से जेठ के ऊपर कूदने के लिए उकसादा या ए ने अपराध किया है। तो ए ने ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, 350 सेक्शन है इसका, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, ऐसा करने से मना कर देता है, ए दोषी है। तो बी ने तो मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है हत्या, तो बी तो किसी अपराध का दोषी है ही नहीं, उसने तो मना कर दिया। अब ए किस बात का दोषी है? उकसाता है, तो उकसाना क्या, दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण में उकसाना, सहायता करना, ये सारी चीजें आ जाती है। तो उसने क्या किया, हत्या करने का दुष्प्रेरण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हत्या करने का इसने दुष्प्रेरण किया है, अबेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रश के परेशान हो गए बार बार। एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है। भारतीय दंड संहिता में ए अपराध का दोषी है। तो ए ने क्या किया, 330 किया है ना, यातना देना 330 का ऑफेंस किया है उसने। ए अपनी पत्नी बी की मृत्यु में अभिवृद्धि करने के आशय से बी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं देता है। बी किसी तरह से वहां से भाग जाती है। ए ने क्या अपराध किया है? तो मृत्यु में अभिवृद्धि करने के आशय से उसको क्या इंटेंशन है उसका कि उसकी डेथ हो जाए, इसलिए उसको वाइफ को बंद कर दिया एक कमरे में। तो उसने क्या किया है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग क्या जो कानून कहता है, जो आईपीसी में कहा गया है, वही आंसर सही होगा। तो हत्या का प्रयास करता है वो, क्योंकि वो तो भाग गई ना, बच गई, तो अटेम्प्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, हत्या का प्रयास। भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध दंडनीय है। तो परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, पनिशेबल है वो पूछ रहे हैं, पनिश कहाँ किया जाएगा। तो 378 नहीं लगाना है, 378 में तो परिभाषित है, लेकिन आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही है, 379 में पनिशेबल है। पीछा करने का अपराध के रूप में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया? आईपीसी में इसका क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पीछा करने के अपराध को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन
घोर उपहति की श्रेणी में नहीं आता है। तो नहीं आता है ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में। ग्रीवियस हर्ट से ही मतलब 2 क्वेश्चन आ गए हैं भाई। कौन सा नहीं आता है ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में? नहीं आता है, बताना है आपको। तो किसी हड्डी को तोड़ना, नपुंसक बनाना, अस्थायी रूप से किसी आंख की दृष्टि से विच्छेद, ऐसी उपाधि से पीड़ित को कम से कम 20 दिन। तो ये सारे ऑप्शन तो सही लग रहे हैं। तो एक अस्थायी रूप से किसी आंख की दृष्टि के विच्छेद, तो ये नहीं आता। अस्थायी तो टेम्पररी थोड़ी होता है ना, उसमें तो परमानेंट होता है। परमानेंट आता है घोरोपति में। अगर परमानेंट होता तो फिर वो आता। तो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी रूप से किसी आंख की दृष्टि का विच्छेद। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या का दुष्प्रेरण परिभाषित है? तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण परिभाषित तो नहीं है, पनिशेबल किया गया है, पनिश किया गया है। मतलब जो कोई दुष्प्रेरण प्रेरण करता है और उसकी वजह से कोई आत्महत्या कर लेता है, तो उसके बारे में 305 और 306 में बताया गया है। लेकिन परिभाषित तो नहीं किया गया। लेकिन हम ऑप्शन नंबर 20 को राइट टिक लगा देते हैं, 306 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंड है। तो क्या दंड दिया गया है? जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। मतलब कम से कम मिनिमम कितनी, 7 साल तक की तो होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर आपको फिर से जोड़ी बनानी है, क्या क्या है। और इतनी इजी जोड़ी है बनाना, इतना आसान सेक्शन पूछा गया है कि बनाने वाले ने भी क्या कमाल से, क्या फ्रेश दिमाग से बनाया है एकदम। बलवा, तो बलवा कहाँ दिया गया है? बलवा तो 146 में दिया गया है। तो 146 कहाँ आ रहा है? 146 का जो नंबर है, टू नंबर है, सी नंबर में ही आ रहा है। दंगा कहाँ दिया गया? दंगा 159 में 4 नंबर आ रहा है, बी का 4 नंबर। दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण 107 में आ रहा है। तो सी का तीसरा नंबर है। और अपराध करने का प्रयत्न, तो अटेम्प्ट टू ऑफेंस जो है वो दिया है 511 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ना। इसको इस तरह से भी मिला सकते कि बलवा कहाँ दिया गया है? तो 146 में। दंगा कहाँ दिया गया है? तो 149 में। दुष्प्रेरण कहाँ दिया गया है? तो 107 में। और अपराध करने का प्रयत्न यहाँ दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1807 में आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित अंतर्गत, अब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जो है परिभाषित पूछ रहे हैं, और पनिश कहाँ गया गया? तो 120 बी में। तो 120 ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। 120 ए में परिभाषित किया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को, आपराधिक षड्यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार से घिरे हुए स्थान में जेट को प्रवेश कराकर जेट को उसमें ताला लगाकर बंद कर देता है। ए दोषी होगा। किस बात का दोषी है? दीवार से घिरे हुए स्थान मतलब चारों तरफ से बाउंड, उसको बंद कर दिया चारों तरफ से। जो चारों तरफ से बंद हो जाता है उसका क्या होता है? तो रॉन्गफुल, ये जो सदोष परिरोध होता है ना। सदोष परिरोध मतलब चारों तरफ से उसको बंद कर देना। और अवरोध तो सिर्फ एक ही दिशा में नहीं जा सकता है, और परिरोध का मतलब है कि कहीं भी नहीं जा सकता है। ताला लगा दिया इसने। 340 में इसके बारे में, सदोष परिरोध के बारे में परिभाषित किया गया है, सदोष परिरोध को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है? तो जो थिफ्ट है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है? तो विद्वेष पूर्व, सद्भाव पूर्वक, कपट पूर्वक ये तो होता नहीं है चोरी में। एक बेईमानी पूर्वक होता है। ठीक है, बेईमानी पूर्वक आशय होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेईमानी पूर्वक। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है? तो जो प्रकार है
वो प्रकार तो 5 प्रकार हैं, है ना। अगर वर्ग पूछते हैं तो वर्ग 6 लगाना है, और प्रकार अगर पूछ रहे हैं टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स आपको 5 प्रकार बताना है, ठीक है। क्योंकि 6 थे, एक को डिलीट कर दिया मतलब हटा दिया है, और वर्ग पूछते हैं तो 6 बताना है, और प्रकार पूछते हैं तो 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के लिए सजा उपबंधित है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कठोर कारावास जो 20 साल से कम नहीं हुआ किंतु जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है, ठीक है। 303 को असंवैधानिक घोषित किया था, कौन से मामले में, किस बात में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बी जो एक लोक सेवक है रिश्वत की प्रस्तावना करता है, बी उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार करता है, ए भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 116 में। बी ने तो मना कर दिया, तो बी ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ये तो दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा, पनिश्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 119, भारतीय दंड संहिता में अभित्याजक को संश्रय देना उपबंधित है अंतर्गत। तो संश्रय की बात हो रही है, कौन सी धारा में संश्रय की बात होती है, तो सेना से भाग जाना वाली बात है, तो सेक्शन 136, सेक्शन 136 से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक बक्से में जो जेठ का है साजिश आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाए, और इस परिस्थिति में जेठ चोरी के लिए दोषी सिद्ध ठहरा जाए, ए ने अपराध किया है। तो क्या अपराध किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है ना उसने, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है मतलब ये, तो 192 का ऑफेंस किया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य उपबंधित है। तो इसमें जो है मतलब नेग्लिजेंटली कर रहा है ना, उपेक्षा पूर्ण कर रहा है, तो 369 में आएगा इसका। 369 में मतलब जो ये कोरोना चला था, जैसे जानबूझ करके नेग्लिजेंटली मतलब उपेक्षा पूर्वक, वो 369 में आएगा। नेग्लिजेंटली उपेक्षापूर्ण बर्ताव मतलब उसको कोरोना हो गया और फिर भी वो सबके पास फैल रहा है, घर में अंदर क्वारंटाइन नहीं कर रहा है अपने आप को, और जा रहा है स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, तो ये वाला नेग्लिजेंटली करा है, 369 में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता में जीवन परिभाषित है, तो जीवन की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 45 और 46, तो 45 में जीवन की और 46 में मृत्यु की, तो जीवन की परिभाषा 45 में दी गई है। मतलब 41 किसकी परिभाषा को बंधित करती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 41 किसकी परिभाषा को बंधित करती है, कौन, तो स्पेशल लॉ की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्पेशल लॉ की बात करता है 41 सेक्शन। ए बी को उकसाता है कि वह जेठ की हत्या करने के लिए सी को उकसावे, बी तदनुसार सी को जेठ की हत्या करने के लिए उकसाता है और तत्पश्चात सी ऐसे उकसावे का अपराध करता है, कौन सा अपराध करने के लिए दोषी है, अपराध किसने किया है, मतलब एक चेन बनाते हैं एक, है ना। ए ने क्या किया, ए ने बी को, फिर बी ने सी को, ए बी को उकसाता है कि वह जेठ की हत्या करने के लिए सी को उकसाए, तो ए ने बी को उकसाया, फिर बी ने सी को उकसाया, फिर सी, फिर बी तदनुसार सी को जेठ को हत्या करने के लिए उकसाता है और तत्पश्चात सी से उकसाने का अपराध करता है, तो ऑफेंस किसने किया है, सी ने किया है, तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी, ओनली सी की बनेगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ओनली सी की इसलिए बनेगी, ऑफेंस में तो इंक्लूड सभी है मतलब, लेकिन उकसाने उसने कहा, मर्डर तो उसने किया है सी ने, तो जो मर्डर करने की लाइबिलिटी बनेगी वो सी की बनेगी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में उपबंध है, क्या है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, जंगम संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है 22, जंगम संपत्ति। ये वाला ऑप्शन लगाना था और ये लगा दिया, मतलब वो ऑप्शन उसमें भी आ रहा ना, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जंगम संपत्ति के बारे में बात करता है 22। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में न्यायालय परिभाषित है। न्यायालय परिभाषित है, न्यायालय की परिभाषा, ये गलती से लग गया था, ये ऑप्शन गलत है। कोर्ट की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो जो कोर्ट की डेफिनेशन है वो सेक्शन 20 में दी गई है, 20 में ना। न्यायाधीश की बात करते हैं तो वो 19 में दिया गया है, और न्यायालय की परिभाषा 20 में दी गई है। 21 में पब्लिक सर्वेंट दिया गया है, और 22 में ये जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी दी गई है। ये ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं है, हीरो के रूप में गिरवी रखकर जेठ के साथ प्रवंचना करता है और तद्वारा धन उधार देने के लिए जेठ को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ने कौन सा अपराध किया है? कौन सा अपराध किया है उसने? तो उसने चीटिंग किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, 415 का ऑफेंस किया, चीटिंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 489A का संबंध है, तो ये करेंसी नोट्स के बारे में जो दिया गया है चैप्टर, है ना। तो चैप्टर मतलब एक तो मतलब सिक्कों के बारे में, कोइंस के बारे में 12 में दिया गया है, और कोइंस का कूटकरण वगैरह। और इसमें 489A से 489E तक जो दिया गया करेंसी नोटों के बारे में दिया गया है। तो करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण 489 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद सिविल प्रक्रिया नहीं, ए जेठ की जेब में हाथ डालकर जेठ की जेब में से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है, जेठ की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप अपने प्रयत्न में असफल रहता है, ए दोषी है। तो ए ने क्या किया है? चोरी का प्रयास किया है, 511 सेक्शन में पनिष्ड होगा ये, ठीक है। 511 का ऑफेंस ही किया है उसने, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, चोरी का प्रयास। सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिनिधिवाद वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, आदेश 1 नियम 8, है ना। ऑर्डर 1 रूल 8, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सी सीपीसी के अंतर्गत मुजरा करने का नियम वर्णित है। अब मुजरा कहाँ पर होगा? सेक्शन 131, सेक्शन 131, है ना। सेटअप, सेटअप की बात है, मतलब सेटअप कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, रूल 8, ऑर्डर 8 रूल 6, ऑर्डर 8 रूल 6 इसमें सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी। अभिवचन से तात्पर्य, अभिवचन में क्या आता है? तो अभिवचन में वाद पत्र भी आता है और लिखित कथन भी आता है, तो 1 और 2 राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पक्षी आज्ञप्ति को रद्द करने के लिए प्रतिवादी आवेदन कर सकता है। तो
इसका राइट आंसर क्या है? आदेश प्रति आज्ञप्ति का प्रतिवादी आवेदन कर सकता है। एक्स पार डिग्री है ना, एक पक्षी डिग्री को, तो रूल मतलब ऑर्डर 9 रूल 13 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सीपीसी में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे। रेस जुडिकेटा पूर्व न्याय रोकता है, किसको रोकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वाद दायर करने से रोकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा में न्यायाधीश परिभाषित है? तो न्यायाधीश की परिभाषा सीपीसी में 2(8) में दी गई है। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बैंकर पर दिया गया चेक क्या है? तो ऑप्शन नंबर चेक अपॉन बैंकर आईपीसी 29 से लिया गया है, इसमें जो डॉक्यूमेंट का था, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अभिलेख, रिकॉर्ड्स, दस्तावेज के बारे में, दस्तावेज का जो एग्जाम्पल है वो उसमें से दिया, बैंकर पर दिया गया चेक क्या है? अभिलेख है। सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, किस लिए कर सकता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए फटाफट से आंसर इसका। किसी व्यक्ति के परीक्षण हेतु स्थानीय अन्वेषण के लिए, बंटवारा करने के लिए, सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीपीसी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 138 है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गार्निशी का अर्थ है। तो गार्निशी कौन होता है? जजमेंट डेटर का निर्णित ऋणी का ऋणी होता है ये। ठीक है, गार्निशी का अर्थ क्या होता है? निर्णित ऋणी का ऋणी, जजमेंट डेटर का डेटर। 139 सिविल प्रक्रिया संहिता में रिसीवर प्रापक की नियुक्ति बताई गई है। तो प्रापक की जो नियुक्ति है वो कहाँ पर बताई गई है? रोमन आना जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से में बताई गई है। फोर्टी रिसीवर की नियुक्ति के बारे में जो है 40 में बताए गए हैं। हाँ, तो ऑर्डर, ये जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। रिसीवर की नियुक्ति जो होती है ऑर्डर 40 में होती है। एक्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध है। तो प्रतिस्थापित समन की तामील कहाँ होती है? 5-20, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आदेश ऑर्डर 5 रूल 20, आदेश 5 नियम 20 सीपीसी में। ठीक है, प्रतिस्थापित तामील के बारे में बताया गया है, समन वगैरह जो भेजी जाती है उसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साम्य के सिद्धांत पर आधारित है? ये भी साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। कितना इजी क्वेश्चन है, कहाँ चला गया? अरे रुको भाई, हाँ, तो निम्नलिखित साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो विबंध होता है स्टॉपल, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये साम्य पर आधारित, इक्विटी के सिद्धांत पर।
क्वेश्चन नंबर 142 है, पूर्व न्याय का सिद्धांत है। पूर्व न्याय का सिद्धांत कैसा है? आदेशात्मक, आज्ञापक, निर्देशक, ऐच्छिक, विवेक। तो आज्ञापक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 143। 143, बस अब हम समापन पर चल रहे हैं। डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जाता है? तो डिक्री का निष्पादन डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय के द्वारा इसने नियंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 144, एक डिक्री हो सकती है या तो प्रारंभिक होती है या अंतिम होती है। अंत से प्रारंभिक, अंश से अंतिम, तो ये सभी आंसर सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। विस्तार और संपत्ति संबंधित वाद दायर किया जा सकता है एक ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संपत्ति स्थित है, मतलब जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रॉपर्टी होगी वहीं तो अचल संपत्ति का जो वाद है वो संस्थित किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो टाइम लगता है, इतना टाइम हो गया है, इतनी मेहनत लगती है और फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक नहीं करते तो मेरा दिल दुखी होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में दुकान का बही खाता पेश करना उपबंधित है। दुकान का बही खाता की बात है, प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक, तो ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये सेक्शन 16 में नहीं, सेक्शन 16 में ये, मतलब इसमें ऑर्डर जो है 7 रूल 17 में दिया गया है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऑर्डर 7 रूल 17। आदेश 7 नियम 17 में दिया गया है दुकान का बही खाता पेश करना। 147 सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 नियम 1 का संबंध है, किससे संबंध है? तो प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा, लिखित कथन, वाक्छल पूर्व प्रत्याख्यान, प्रतिरक्षा का नया आधार, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर, मतलब जो 8 और आदेश 8 और रूल 1 का संबंध है लिखित कथन से है, रिटर्न स्टेटमेंट से। ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर है। सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या अपीली न्यायालय का कर्तव्य? तो अपील कोर्ट की जो ड्यूटी वो क्या है? सभी इसमें साक्ष्यों का मूल्यांकन करता है, वाद को पूर्णतः निर्णीत करने का कर्तव्य है उसका, साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये अपीलेट कोर्ट की ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 149। ये ब्रश लाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। संपत्ति यंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 52 का संबंध है। हम बाकी का जो पार्ट थोड़ा क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है। 3 पार्ट में हमने बनाया है, इस पेपर को सोल्व किया है। फर्स्ट पार्ट जीके का था, सेकंड पार्ट लॉ का है और थर्ड पार्ट भी लॉ का ही रहेगा, लेकिन बाकी का जो बच गया है 50 क्वेश्चन वो हम थर्ड पार्ट में कवर करवा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।